अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिल्ली डायलॉग और मैं हूं डॉक्टर शुजात खाती। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग, फ़लस्तीन से ईरान अरब टकराव तक आखिर किसका हो रहा है फ़ायदा, इस पर हम बात करेंगे। मिडिल ईस्ट यानी मशरक़ वुस्ता एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल जंग का मैदान बना हुआ है। लेकिन अगर आप आज की सूरत हाल को गौर से देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये जंग अब भी फ़लस्तीन की है या फिर ये पूरी लड़ाई अब ईरान और अरब देशों के बीच की जंग बन चुकी है। क्या इस पूरे हालात में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इजराइल को हो रहा है? इन्हीं अहम सवालों पर आज हम बात करेंगे। फ़लस्तीन का मुद्दा पीछे क्यों चला गया? दोस्तों, इस पूरे क्राइसिस की शुरुआत फ़लस्तीन और गज़ा के मसले से शुरू हुई थी। दुनिया भर में फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक, गज़ा की तबाही और इसराइल की कार्रवाई पर बहस हो रही थी। लेकिन आज तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। अब खबरें फ़लस्तीन से कम और ईरान, अरब देशों और अमेरिकी मिलिट्री बेस पर होने वाले हमलों की ज़्यादा दिखाई देती है। यानी जिस मुद्दे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, वही मुद्दा अब पीछे छूटता नजर आ रहा है। ईरान बनाम अरब, आखिर मकसद क्या है? आज सवाल यह है कि अगर ईरान और अरब देश एक दूसरे के खिलाफ सीधे या इनडायरेक्ट तौर पर टकराव में उलझ जाते हैं तो इससे हासिल क्या होगा? क्या इससे फ़लस्तीन का मसला हल होगा? क्या इससे गज़ा के लोगों की तकलीफ कम होगी या फिर इससे सिर्फ पूरे मिडल ईस्ट में एक नई जंग का दरवाज़ा खुलेगा? इस तरह के टकराव से असली मुद्दा पीछे चला गया है और पूरा नरेटिव तब्दील हो गया है। आइए अब हम जानते हैं सब में सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हो रहा है। जब अरब ममालिक और ईरान आपसी तनाव में उलझते हैं तो सबसे ज़्यादा राहत किससे मिली है? ऐसी स्थिति में इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो गया है। दुनिया का ध्यान गज़ा और वेस्ट बैंक से हटकर नई जंग की तरफ चला गया है। इस दौरान वेस्ट बैंक में इजराइल के द्वारा नई अवैध बस्तियों का विस्तार किया जा रहा है। सुरक्षा कार्रवाइयाँ और ज़मीनी हालात भी ग्लोबल सुर्खियों से बाहर हो गए हैं। आइए अब हम बात करते हैं, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान की क्या कोई स्पष्ट रणनीति नहीं? अगर ईरान की हालिया कार्रवाइयों में कोई लंबी स्पष्ट रणनीति हमको दिखाई नहीं देती। अगर किसी कार्रवाई से आपका असली मकसद हासिल ना हो और सिर्फ टेंशन क्रिएट हो तो उस रणनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, ईरान पर यहाँ कई तरीके के सवाल किए जा रहे हैं। पहला ये कि ईरान का असली हरीफ और असली दुश्मन इजराइल है, जैसा कि वो कहता आया है। लेकिन क्या अब इस दौरान इस्राइल की तरफ ईरानी मिसाइलों का रुख है या नहीं है? अहम सवाल है। बल्कि ईरान की तरफ से लगातार अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन बेसेस की तरफ है। बदले में वहाँ से यानी अरब की ज़मीन से ईरान की तरफ हमले हो रहे हैं। एक चीज़ और देखने में आई है कि सऊदी अरब को लगातार ईरानी और उनके जो एलाइज या प्रॉक्सीज, आप जो चाहें कह सकते हैं, उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। तो क्या ये जो पहले एक अरब मुल्क की, अरब ममालिक और मुस्लिम लीडरशिप की क़यादत की बात थी कि क़यादत सऊदी अरब के पास रहेगी या ईरान के पास रहेगी, वो दौर तो नहीं वापस लौट रहा है। अगर वो दौर वापस आता है तो पूरी दुनिया में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ेगा। साथियों, यहाँ पर हमें एक संजीदा बहस करनी है कि ईरान को जब पहले दौर में उसकी तकरीबन जीत हो गई थी, MOU जो साइन हुआ था उसमें भी ईरान की जीत थी, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि
ایران ان معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ ہم یہاں امریکہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یقیناً امریکہ اس کے اتحادی نہیں چاہتے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ایران، عرب ممالک اور ایران مل کر کے ایک گرینڈ پیس پلان کی بات کریں اور آپسی خانہ جنگی کا ایک نیا محاذ نہ کھولیں۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔